जो भी आज हम हैं, जिस भी काबिल हम बन सके हैं, आज हम लोग जीवन में जो कुछ भी अचीव किया है उसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है, सबसे बड़ा रोल है, वो जाता है रवीश सर को। बहुत बहुत धन्यवाद रवीश सर, और आपने हमें इंट्रोड्यूस किया आज। आज आपने हमें मौका दिया है इतने लोगों के बीच में बात करने का। और पहले तो काफी घबरा रहे हैं क्योंकि सारे गुरु लोग सामने दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो थैंक यू वेरी मच राजेश सर, अनूप सर, उत्तम सर, राकेश जी, अमित सिन्हा जी, हमारे आरपी सिंह जी, इवन हमारे जितने भी आरबीडी हैं, क्राउन है, हमारे जितने भी प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर्स हैं, जितने भी हमारे प्लेटिनम्स हैं, जितने भी हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, सीनियर डायरेक्टर्स हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, उन सब लोगों को मेरा दिल से नमस्कार दोस्तों। आज मौका मिला है आप लोगों से दो सब बात करने का। सबसे पहले तो एक अभी थोड़ी देर पहले हम लोग की चर्चा भी हो रही थी। एलबीएन इंटरप्राइजेज, एक नाम सुन के कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठता है, कई लोगों के दिमाग में एक सवाल उठता है कि एलबीएन का मतलब क्या है, एलबीएन का ये फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले हम आपको आज वही क्लियर कर दें, आज इसी बात से हम लोग करते हैं दोस्तों। जैसे आप सब लोग, हम लोग कहते हैं ना कि हर मर्द की सफलता के पीछे एक उसकी वाइफ का, पत्नी का हाथ होता है, वाइफ का हाथ, नारी का हाथ होता है। तो हम लोगों ने बस जब शुरुआत की थी मोदी केयर की, तो हम लोगों ने बस कोशिश यही किया था कि एक्शन में तो हम लोग रहेंगे, काम तो हम करेंगे, लेकिन हाथ तो बिल्कुल नारी का चाहिए, अपनी पत्नियों का चाहिए। तो बस यही सोच के हम सब लोगों ने एलबीएन का, जब हम लोगों ने अपने अपने फॉर्म का नाम रख रहे थे, तो सब लोगों ने यही डिसाइड किया कि क्यों ना अपनी अपनी वाइफ का पहला अक्षर ही डाल दिया जाए। तो हमारे हरिशंकर गुप्ता सर, इनकी पत्नी का नाम था लीला गुप्ता, तो इन्होंने एल वहां से आया। हमारे दूसरे पार्टनर संजय जीत सिंह, उनकी वाइफ के नाम से बी आया, और मेरी वाइफ जिनका नाम है निभा रानी, तो उनके नाम से एन आया, और ऐसे करके एलबीएन बन गया। और आज हम लोग की सफलता के पीछे जो सबसे बड़ा राज है वो जाता है हमारी नारियों को, हमारी वाइफ को, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, इस सक्सेस को हम लोगों ने अचीव किया। आज दोस्तों कहानियां तो बहुत सारी हैं, हम सब लोग आज बात करेंगे, सब बहुत सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। कहानी तो हर लोगों की कहानी होती है, हर के जीवन की कोई ना कोई स्टोरी है। और हमें लगता है अभी इस जूम मीटिंग में जितने भी लोग हैं, हर के पास अपनी अपनी कोई ना कोई कहानी है। लेकिन हमने एक पुस्तक पढ़ी थी दोस्तों, जब हम अपने कैरियर की शुरुआत कर रहे थे, अपने लाइफ की शुरुआत कर रहे थे पढ़ाई के बाद, तो एक पुस्तक पढ़ने का मौका मिला था। लेस गिबलिन साहब का पुस्तक था वो, उसका नाम था स्किल विद पीपल। और उस किताब को जब हमने पढ़ा था, तो उस किताब के पहले पन्ने पे ही हमने लिखा पढ़ा था, उसमें मिला था हमें कि हर लोग, जो लोग होते हैं, ये अपने बारे में ज्यादा सुनना चाहते हैं बशर्ते किसी और के बारे में। तो मेरी कहानी से कितना आप इंस्पायर होंगे, मेरे लाइफ से कितने आप इंस्पायर होंगे, हमें नहीं पता है। लेकिन आज हम जो कुछ भी आपको बताने वाले हैं, शायद इस जूम मीटिंग में जितने भी 1000 लोग अभी इकट्ठे हैं, हम आप सबकी कहानियां आज अपने द्वारा कहने जा रहे हैं, अपने मुंह से कहने जा रहे हैं दोस्तों। तो आज जितने भी लोग हमारे साथ हैं, आज जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, अपने अपने दिल के ऊपर लेके चलिएगा। आप सोच के चलिएगा कि ये कहानी आपकी है, ये कहानी हमारी नहीं है, हम सब लोगों की कहानी है जो अभी हम आपसे कहने जा रहे हैं। जैसा हम पहले भी बोले, हर लोगों की अपनी कोई ना कोई कहानी होती है। हमारा भी बचपन अभाव में बीता। मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, और एक सरकारी क्वार्टर में 2 कमरों की क्वार्टर थी, उसमें एक छोटा सा आंगन था, और उसमें 15 लोग, आप अंदाजा लगा सकते हैं छोटे से 2 कमरे के क्वार्टर में, और 15 लोग कैसे रहते होंगे। हम भाइयों में जानते हैं सर, हम लोग भाई लोग थे, 3 भाई हैं हम लोग, और मेरी एक बहन है। हम लोग में लड़ाई होता था कि छत पे कौन सोएगा और जमीन पे कौन सोएगा। छत कहने का मतलब, आप कई लोग समझ रहे होंगे छत, जो हम लोग के घर में छत होता है। दोस्तों हम उस छत की बात नहीं, अपने रूम के अंदर जो चौकी है, चौकी के नीचे पौए पे बहुत सारा ईटा लगा दिया था हम लोगों ने, और उसको ऊंचा कर दिया था। तो चौकी के ऊपर कौन सोएगा और चौकी के नीचे जमीन पे कौन सोएगा, इसके लिए हम लोगों में झगड़ा हुआ करता था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लाइफ चलता होगा। लेकिन सो कॉल्ड, जैसे हम सब लोग जानते हैं, हमारे समाज के अंदर एक मिडिल क्लास फैमिली की जो कहानी है, वो न रो सकते हैं न हंस सकते हैं। हमारे फादर भी कुछ किसी तरह का लाइफ जी रहे थे दोस्तों। आज हम लोगों की जो कहानी है ना, बिल्कुल उससे मिलती जुलती है। जो
एक इस स्टोरी के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों की लाइफ कैसी थी और क्या थी। एक कुछ दोस्त थे और वो सब लोग एक अपने एक दोस्त के यहाँ, एक फ्रेंड के यहाँ एक बार क्रिकेट मैच देख रहे थे। जब वो लोग तो अपने दोस्त के यहाँ बैठे थे, क्रिकेट मैच चल रहा था और सब लोग सोफे पे बैठे थे। उसी सोफे के किनारे पे जिनके घर पे सब लोग मैच देख रहे थे, उनका कुत्ता भी बैठा हुआ था। और जब क्रिकेट मैच चल रहा था, तो जब भी मैच में चौवा छक्का लग रहा था, तो सब लोग खूब एक्साइटेड हो रहे थे, उछल रहे थे, कूद रहे थे, तालियां बजा रहे थे। और जब भी वो लोग ताली बजाते थे, उछलते थे, कूदते थे, तो सोफा हिलता था। और जब सोफा हिलता था, तो वो जो कुत्ता बैठा हुआ था सोफे के ऊपर, वो बार-बार ऊ ऊ ऊ की आवाज निकालता था, रोने की आवाज निकालता था। ये सुन के जो बाकी दोस्त लोग थे, बड़ा अनकंफर्ट फील कर रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था ये कुत्ता बार-बार रो क्यों रहा है। लेकिन वो लोग फिर मैच में एंगेज हो गए, देखने लगे। फिर जब जैसे ही फिर अगला बार चौका छक्का लगा और फिर उन लोगों ने तालियां बजाई, थोड़ा-सा अपने सोफा हिला, वो कुत्ता फिर से वही कू 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 की आवाज निकालना शुरू किया। लास्ट में कुछ जो दोस्त लोग थे, उन्होंने उससे पूछा, जिसके घर पे मैच देख रहे थे, उनसे कहा कि भाई ये तुम्हारा कुत्ता बार बार रो क्यों रहा है, कू कू की आवाज क्यों निकाल रहा है। उसने कहा छोड़ो ना इसको, जाने दो, हम लोग चलो मैच देखो। सब लोग फिर मैच देखने लगे। और जब फिर अगली बार फिर जैसे ही चौका छक्का लगा, फिर लोग एक्साइटेड हुए, थोड़ा सा खुश हुए। और जैसे ही खुश हुए, फिर कुत्ता ऊ ऊ की आवाज निकालना शुरू किया। अब इन लोगों से रहा नहीं गया, बोला यार या तो इस कुत्ते को तुम यहाँ से भगाओ, और नहीं तो हम लोग यहाँ से उठ के चले जाएंगे। उसने कहा अरे बैठो यार, कोई बात नहीं है। जहाँ पे वो कुत्ता बैठा है ना, वहां पे एक छोटी सी कील निकली हुई है। और जब हम लोग सोफे से थोड़ा हिलते डुलते हैं, जब वो हिलता डुलता है ना, तो वो उसको चुभता है। और जब वो चुभता है, तो वो कू 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 करता है, कू कू की आवाज निकालता है, रोता है। तो बाकी दोस्तों ने कहा कि तो फिर वो उस वहां से हट क्यों नहीं जाता है। तो उसने कहा अरे कील इतनी भी नहीं चुभ रही है कि उस सोफे से वो हट जाए, और वो वहीं पे बैठा हुआ है। दोस्तों, ये मोरल ऑफ द स्टोरी कहने का मेरा मतलब यही है, हम लोगों की भी हालत यही है, हम लोग की भी ये स्टोरी कुछ इसी तरह की है। हम लोग जो मिडिल क्लास के लोग हैं, हम लोग की भी कहानियां ऐसे ही है। हम लोग को भी वो कील लगातार चुभता रहता है, लेकिन हम लोग उससे हटने की कोशिश नहीं करते हैं, उस सोफे से उठने की कोशिश नहीं करते हैं। हम लोग जब घर से बाहर निकलते हैं ना, बच्चे लोग अच्छी खिलौने के ऊपर बात करते हैं, अच्छे खिलौने मांगते हैं हमसे, तो उनको हम लोग समझाते हैं, उनको बोलते हैं कि बेटा ये अच्छी चीज नहीं है, अभी बाद में तुमको दिला देंगे, सैलरी मिलेगा तो दिला देंगे। दोस्तों, ये बहाना नहीं कर रहे होते हैं उस समय। असल में हम अंदर से वही कू 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 कुत्ते वाली जो रोने वाली आवाज है, वो निकाल रहे होते हैं। हम जब बाहर निकलते हैं अपनी वाइफ के साथ, वाइफ बोलती है एक नई साड़ी दिलवा दीजिए, कुछ ज्वेलरी दिलवा दीजिए, तो उनको हम बोलते हैं बोनस मिलने तो तब दिलवा देंगे। उनको ये बोलते हैं कि चलो अगली सैलरी आने दो तब दिलवा देंगे। उस समय हम ये नहीं बोल रहे होते हैं कि हमको सैलरी आने दो तो हम दिलवा देंगे, या हम बोनस मिलेगा तो दिलवा देंगे। एक्चुअल में देखा जाए तो उस समय वो वही कुत्ते वाली रोने की आवाज निकाल रहे होते हैं, अंदर से कू कू कर रहे होते हैं। हम सब मिडिल क्लास फैमिली लोगों की यही हालात है दोस्त। हम लोग का भी जीवन बिल्कुल ऐसा ही कट रहा था। हम लोग कुंकू तो कर रहे थे, करा रहे थे, लेकिन उस सोफे से उठ नहीं रहे थे, उस जगह से हट नहीं रहे थे। लाइफ इसी तरीके से चल रहा था। इसी बीच पढ़ाई भी हुई, स्कूलिंग हुई, ग्रेजुएशन हुआ, और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। लाइफ में अब बात थी कि कुछ करना है, कुछ कैरियर बनाना है, कुछ लाइफ में अब काम करना है। और उसी दरमियान मेरे जीवन में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आया, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आया। 1999 की ये बात है, 1999 की बात है। 1999 में 1999 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से रूबरू हुए, और लगा कि चलो ये यहाँ पे एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे कोई पूंजी लगने वाली बात नहीं थी, कोई छोटे से इन्वेस्टमेंट से ये बिजनेस शुरू हो रहा था। तो हम लोग बिल्कुल एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो लगा ये कि चलो एक बड़ा व्यापार शुरू करने का मौका मिल रहा है बड़े छोटे से पैसे के साथ। तो काफी एक्साइटेड होके, काफी उत्साहित होके हम लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चुना। 1999 में, 1999 में, जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत सब लोग सुने भी होंगे, जानते भी होंगे। उस टाइम हम लोगों ने इस इंडस्ट्री को के अंदर आए, और दोस्तों बिलीव नहीं करिएगा, प्रोडक्ट आए मेरे पास घर में। जैसे ही हमने उस डब्बे को खोला, जो डब्बा हमें मिला था, उस डब्बे को हमने खोला और उसकी पैकेजिंग जब देखी हमने, तो पहले तो पैकेजिंग देख के बड़ा खुश हुए, बड़ा सुंदर लगा। लेकिन आदत जो हम लोगों की आदत है, हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली जो लोग है, और खास करके बीच वाले जो हम लोग हैं, हम लोग की आदत होती है डब्बे के उलट के पहले हम लोग कीमत पढ़ते हैं। जैसे ही उसकी कीमत हमने पढ़ी, तो शायद वो डब्बा हाथ से छूटा तो नहीं, लेकिन लगभग हाथ से छूट ही गया था। उसकी कीमत हमने जब देखी, तो हम लोगों के होश उड़ गए कि ये इतने महंगे प्रोडक्ट हमारे घर में कहाँ से यूज होगा, हम लोग कैसे यूज करेंगे।
और दोस्तों बिलीव नहीं करिएगा, उसका सील भी हमने नहीं खोला, उस डब्बे को ऐसे ही पैक करके और हमने अपने चौकी के नीचे, घर में जो चौकी था उसके नीचे घुसा के और छोड़ दिया। और फिर लग गए लोगों को मोटिवेट करने में, लोगों को ये समझाने में, लोगों को ये बताने में कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आप आइए, आपके सपने पूरे होंगे, यहाँ पे आइए, आपके जीवन में बदलाव आएगा। आप इनके सब प्रोडक्ट्स, हम खुद नहीं कर रहे थे, हम खुद इसके प्रोडक्ट्स को यूज नहीं कर रहे थे, हम लोगों को ये बता रहे थे कि इसके प्रोडक्ट्स को यूज करिए, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपकी लाइफ में बदलाव आएगा। और लग गए इसी तरीके से 1999 से लगातार यही कोशिश करते रहे कि दुनिया को कैसे बदले, लोगों को कैसे बदले। लोगों को बदलने के चक्कर में ऐसे करते करते मेरा 5 साल निकल गया दोस्तों। 1999 से 2003 2004 ये समय कैसे बीत गया हमें भी नहीं पता, हमको भी नहीं मालूम, लेकिन जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं आया। छोटे मोटे कभी पैसे आए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पैसे नहीं आए, छोटे छोटे पैसे आए, लेकिन वो ऐसे इतने पैसे नहीं थे जिससे हम अपने लाइफ में कुछ कर सकते थे। ये इतने पैसे नहीं थे जीवन में जिससे उससे हम अपने घर को चला सकते थे। धीरे धीरे मोटिवेशन लेवल डाउन होने लगा, लगने लगा कि हम गलत जगह पे काम कर रहे हैं, लगने लगा कि हमारा लाइफ अब जीवन मेरा खराब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। तो धीरे धीरे इस इंडस्ट्री से हम लोग दूर हटने लगे। 2004 में लगभग इस इंडस्ट्री से हम बिल्कुल हट गए, बाहर निकल गए और कुछ कुछ दूसरे बिजनेसेस ट्राई करने लगे। जैसे अपने भैया के साथ दवा के काम में लगे, फिर एक और हमारे रिलेटिव थे उनके साथ कभी जमीन के काम में लगे, कई सारे बिजनेसेस ट्राई किए, कई सारे काम को हमने किया। और एक करते करते हमारे लाइफ का 1999 से अगर हम बात करें, बीच में कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां भी आई लाइफ में, लेकिन कभी भी सीरियसली मन से जो बोला जाता है दिल से कभी भी उनको हमने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी हम अपना जीवन का 5 साल लगा चुके थे। 5 साल अपना लगा उसके अंदर, हमारे हिसाब से हम जो सोच रहे थे उस समय, मेरी जो मन स्थिति थी, मेरा जो माइंडसेट था, मेरे हिसाब से हमने अपने 5 साल को बर्बाद कर दिए थे उसके अंदर। तो अंदर से वो बिलीव नहीं आ पा रहा था, वो विश्वास नहीं आ पा रहा था कि इस इंडस्ट्री में या यहाँ पे कोई कैरियर हो सकता है, लाइफ सेट हो सकता है। और ये करते करते छोटे छोटे बिजनेसेस ट्राई करते करते और छोटे मोटे कुछ कुछ काम करते हुए, ऐसे करते हुए लगभग और 10 साल निकल गए मेरे जीवन के करीब। 1999 से अगर बात करें तो आ गया 2013। 2013 में मेरे लाइफ में फिर एक थोड़ा बदलाव आया, थोड़ा परिवर्तन आया दोस्त। एक मौका आया, एक फोन आया मेरे पास और कुछ लोगों ने मुझे इनवाइट किया कि अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो आइए। बिलीव करिए दोस्तों, मेरा मन तो नहीं था कहीं से भी, कोई अंदर से जिज्ञासा तो नहीं थी, इच्छा तो नहीं थी, लेकिन हम उनकी बातों को मना नहीं कर पाए और वहां पे चले गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करना शुरू किया, हम वहां से उठ के जाने लगे थे, वहां से निकलने लगे थे। लेकिन जिन्होंने मुझे बुलाया था वो दिल्ली से आए हुए थे। उस शख्स ने जब मुझे कुछ बताने की शुरुआत की, तो हम वहां से उठ के जब जैसे ही निकलने लगे तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के बिठाया और बोले, हमको एक कहानी सुनाई उन्होंने। दोस्तों हम आपके साथ वो शेयर करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि एक राजा हुआ करता था किसी पुराने जमाने में। उसने क्या किया था कि गांव के उनके जहाँ पे वो राज कर रहे थे, जो उनका सल्तनत था, उस जगह पे एक रास्ता हुआ करता था जो शहर के से गांव, मतलब जो शहर था वहां पे आने के लिए जो रास्ता था, उस रास्ते पे उन्होंने क्या किया, जो एक ही रास्ता था उस रास्ते पे उन्होंने बड़ा सा पत्थर रखवा दिया। और पत्थर रखवाने के बाद वहां पे पत्थर को बड़ा ऐसा रखवाया था ताकि उसके अगल बगल से लोग आ जा नहीं सके, बिल्कुल उसको एक ऐसे रख दिया था जैसे वो पूरा रास्ता बंद हो जाए, ब्लॉक हो जाए। और उन्होंने रास्ते पे को उस तरीके से उस पत्थर से ब्लॉक करके बंद करके और छोड़ दिया था। अब जो लोग उस रास्ते से आ रहे थे, लोग एक दूसरे को कोस रहे थे, कैसा राजा है, अपने रास्ते की मुरम्मत नहीं करवा सकता है, कैसा राजा है, उस रास्ता पूरा शहर में जाने का रास्ता बंद है। तो ये सब लोग जो भी आ रहे थे, राजा को, वहां के मैनेजमेंट को, वहां के लोगों को गालियां दे रहे थे और लोग दूसरे रास्ते से अपने घर की ओर जाने लगे, रास्ता बदल के जाने लगे। कोई लोग इंतजार करने लगे कि कब ये हटे कि हम लोग फिर वापस अपने शहर की ओर जाएं। इसी दरमियान एक किसान जो अपने सर के ऊपर बहुत बड़ा सा एक बोझ लिए हुए था, अपने बोझ को लेके अपने घर की ओर जा रहा था। जब वो वहां पे पहुंचा तो जैसे ही उसने उस पत्थर को देखा उस रास्ते के ऊपर, तो वो घबरा गया कि अब इसको हम कैसे जाएं, क्योंकि सर के ऊपर बड़ा सा बोझ लिए हुए था। अब दूसरे रास्ते से भी नहीं जा सकता था, क्योंकि दूसरे रास्ते से जाने के लिए उसे वापस फिर काफी लंबा सफर तय करना पड़ता, जो उसके लिए संभव नहीं था, क्योंकि सर पे वो बहुत बड़ा बोझ लिए हुए था। तो उसने क्या किया कि उस बोझ को वहां पे रख दिया जो सर के ऊपर रखा था, और उसने कोशिश करनी शुरू की उस पत्थर को हटाने की।
और वो धीरे धीरे धक्का देने लगा उस पत्थर को, कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी आगे से, कभी पीछे से, और वो धीरे धीरे करके उस पत्थर को धक्का देके लगातार प्रयास करता रहा, काफी कोशिश किया, पत्थर नहीं हट रहा था, लेकिन वो अपने प्रयास में लगा हुआ था, कोशिश कर रहा था, और धीरे धीरे कोशिश करते करते एक समय ऐसा आया कि उसने उस पत्थर को धक्का देके थोड़ा सा खिसकाया, थोड़ा सा हटा दिया। जैसे ही उसने उस पत्थर को हटाया, उस पत्थर के नीचे, उस बड़े से पत्थर के नीचे उसे एक बड़ी सी पोटली मिली। उस पोटली में बहुत सारा सोने का सिक्का रखा हुआ था, और राजा ने एक पर्ची रख दी थी उसके अंदर, ये इनाम उसके लिए जो ये पत्थर हटाएगा। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी, हम आपको इस स्टोरी से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे लाइफ में भी ऐसे ही अपॉर्चुनिटी आती है दोस्तों। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रास्ता बदल लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उससे बच के निकल जाते हैं, कोई ना कोई बहाना करके, कोई ना कोई एक्सक्यूज देके उस अपॉर्चुनिटी से अपना मुंह मोड़ लेते हैं, निकल जाते हैं। अगर कोशिश करते, प्रयास करते रहते, तो शायद वो सोने का सिक्का और लोगों को भी मिल सकता था। लेकिन उस किसान ने मेहनत किया, कोशिश किया और लगातार प्रयास किया, और नतीजा ये निकला कि उसे ढेर सारे सोने के सिक्के मिले, उसकी जीवन बदल गए, उसका लाइफस्टाइल बदल गया, उसका पूरा जीवन शैली चेंज हो गया दोस्तों। ये स्टोरी क्या बात है। ये कहानी मेरे जीवन में बड़ा फर्क डाला सर। जैसे ही इस कहानी को हमने सुना, हम बैठ गए उनके पास और बैठ के उनकी बातों को सुनने लगे। फिर वो बताना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने नाम लिया मोदी केयर, जैसे ही मोदी केयर का नाम लिया, फिर मन से एक सवाल आया कि सर इतना दिन नहीं खराब हुआ कि अब मोदी केयर करेंगे। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि रंजन जी 2 मिनट बैठिए और देखिए, पहले जानिए पहले ये मोदी केयर क्या है। जो आप मोदी केयर जानते थे या जानते हैं, वो ये मोदी केयर नहीं है, बिल्कुल अलग मोदी केयर है, बिल्कुल नया मोदी केयर है। और ये आप देखिए एक बार इसको, ये शायद हमारे आपके लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। फिर हम बैठ गए, पूरी चीजों को देखे, पूरी चीजों को समझे, और बस अंदर से एक ही आंसर आया सारे सवालों। जब हमने उनके साथ बहुत सारा डिस्कशन किया, बहुत सारे सवाल जवाब किए, तो अंदर से एक ही आंसर आया, एक ही जवाब आया मेरे अंदर से कि जिस जिस कारण से हम लोग पहले फेल हुए थे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, जिस जिस वजह से हम लोग पैसा नहीं कमा पाए थे, जिस जिस वजह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हम लोगों ने मना कर दिया था, छोड़ दिया था, वही सब कारण है यहाँ पे पास होने का। और हम लोगों ने इस इंडस्ट्री को एक्सेप्ट किया, और फिर हम, जैसा आप लोग जानते हैं, हमारे बोल सकते हैं हमारे गार्जियन स्वरूप हरिशंकर गुप्ता सर, और हमारे एक बहुत ही, उनसे हम बहुत ही ज्यादा इंस्पायर होते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है या नहीं पता है, उनकी स्पाइनल इंजरी हो चुकी थी 2001 या 2002 में, उनकी स्पाइनल इंजरी हुई थी। स्पाइनल इंजरी होने के बाद वो बेड से भी नहीं उठ सकते थे। डॉक्टर का ये कहना था कि इनका पूरा जीवन वो बेड पे ही जाएगा, और शायद ये 2-4-5 साल भी जी जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उन्होंने अपने विल पावर से, अपने अंदर की स्ट्रॉन्ग एबिलिटी की वजह से, सोच की वजह से, वो बेड से खड़े ही नहीं हुए, बल्कि आज एक नॉर्मल आदमी से भी अच्छा लाइफस्टाइल जीते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं वो। और ये बड़ी इंस्पायर करता है हमें। तो हमने उनके साथ और हरिशंकर गुप्ता के साथ मिलके एलबीएन एंटरप्राइजेज के नाम से मोदी केयर के अंदर एक शुरुआत की, एक आईडी लगाई, और फिर लग गए उसी स्टाइल में जो पहले किया करते थे, क्योंकि जो चीज आप जानते हैं, जो चीज सीखे हैं, वही काम करते हैं। दोस्तों, हम फिर लग गए लोगों की जिंदगियां बदलने में। हम लोगों को ये समझाने लगे कि मोदी केयर करिए, आपके लाइफ बदल जाएगी, मोदी केयर करिए, आपके जीवन में आजादी आ जाएगी, मोदी केयर करिए। लेकिन फिर दोस्तों यही हो रहा था, लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे, लगातार काम कर रहे थे, लेकिन बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं आ रहा था, बहुत बढ़िया लाइफ में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। 2014 के आसपास की बात है दोस्तों। 2013 में हम लोगों ने मोदी केयर स्टार्ट किया था लास्ट में, और 2014 में एक मौका मिला, एक स्पीकर आए थे, उनको सुनने का मौका मिला, और उन्होंने पूरे लगभग 2 घंटे का उनका सेशन था। 2 घंटे के सेशन में उन्होंने कई सारी चीजें बताई, बहुत सारी बिजनेस की बारीकियों के बारे में बताया। दिमाग में तो यही आ रहा था कि ये सब तो हम जानते ही हैं, पिछले 5-6 साल किए क्या, यही तो किए थे। सब कुछ समझ में यही आ रहा था कि ये जो कोई नया चीज थोड़ी बता रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि चलो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे उस मीटिंग में बैठे हुए थे। लेकिन लास्ट में जाते समय उन्होंने एक स्टोरी बताई, एक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि एक शहर में एक बहुत ही रईस आदमी रहा करता था, एक उस शहर का बहुत ही अमीर आदमी था। एक बार क्या हुआ कि उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम आ गई, उसकी आंखों में दर्द शुरू हो गया, और वो दर्द इतना पेनफुल था जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसके इलाज के लिए उसने अपने शहर के हर डॉक्टर, हर वैद्य, हर लोगों से इलाज करवाया, लेकिन उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। फिर अपने शहर से निकल के दूसरे शहरों में भी गया, विदेशों में भी गया, लेकिन उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला।
बेचारा काफी परेशान था। उसे उसी जगह पे एक शख्स ने उसे राय दी कि देखिए यहीं पे एक पास में ही एक बाबा रहते हैं, वो आपकी आँखों का शायद इलाज कर सकते हैं, आप एक बार उनसे मिलिए। फिर वो बेचारा आँखों के दर्द से परेशान था, वो उन बाबा के पास पहुँचा और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को उनके सामने रखा, बताया। बाबा ने कहा कि बिल्कुल हम तुम्हारी आँखों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें करना ये होगा कि तुम्हें लगातार कुछ सालों तक केवल हरी चीज़ों को ही देखना होगा, हरे-हरे चीज़ों के ऊपर ही आपको ध्यान, मतलब हरे चीज़ों को ही देखना है तुम्हें। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे तुम्हारे आँख का दर्द ठीक हो जाएगा, तुम्हारा आँख ठीक हो जाएगा। अब वो जो व्यक्ति था, जो रईस आदमी था, वो जैसे घर अपने वापस आया, सबसे पहले उसने क्या किया, अपने घर को बदलना शुरू किया। अपने घर के अंदर जितनी भी दीवारें थी, जितने भी सामान थे, सबको हरा-हरा करना शुरू किया। उनके घर में जितने भी मेंबर्स थे, उनके सारे कपड़े बंद कर रखवा दिए बक्से में, सारे हरे कपड़े खरीद के लाए, सबको हरे कपड़े पहनवा दिए। उसके बाद घर में तो उन्होंने सब बदल दिया, लेकिन हुआ क्या, जब भी वो घर से बाहर निकलते थे, तो कोई ना कोई रंगीन दूसरे रंग का कुछ ना कुछ उन्हें दिख जाता था, जो फिर उनके आँख में दर्द को बढ़ा देता था। तो उन्होंने क्या किया, अब शहर को बदलना शुरू किया। शहर की सारी दीवारें, उन्होंने काफ़ी पैसा खर्च किया इसके ऊपर, शहर की सारी दीवारें हरी करवानी शुरू कर दी। शहर में जितनी भी चीज़ें थी, सबको हरा-हरा करवाना शुरू कर दिया। कुछ समय बीता, धीरे-धीरे उनकी आँख के दर्द कम होने लगी, उनको फ़ायदा मिलने लगा। कुछ दिनों के बाद वो बाबा सोचे कि चलो एक बार चलते हैं, पूछते हैं कि उसकी आँख में क्या, आँख का प्रॉब्लम ठीक हुआ या नहीं हुआ, या उसको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। बाबा पहुँचे वहाँ पे, और पहुँचने के बाद जैसे ही उनके घर के नज़दीक पहुँचे, तो जो उनका गेट कीपर था उनको रोक दिया। बोला कि आप, क्योंकि वो बाबा गेरुआ वस्त्र पहने थे, तो बोला कि आप इस वस्त्र में नहीं जा सकते हैं, पहले आपको अपना कपड़ा बदलना पड़ेगा, आपको हरे वस्त्र में आना होगा। तो उस गार्ड ने उनको हरा वस्त्र दिया, हरा वस्त्र पहने, और पहन के फिर उस शख्स से मिलने गए वहाँ पे, और उससे हालचाल जब पूछा, उनसे सारी बातें पूछी, तो उसने बताया कि हाँ, अब जाके मेरी आँखों में बहुत सारा फ़र्क पड़ रहा है, हमारी आँखों का दर्द कम होना शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी ये दर्द है, अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। तो बाबा ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, जो तुम इतना खर्चा कर रहे हो, पूरा शहर के वो हरा करने में, अपने घर को हरा करने में, उसके बावजूद तुम अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाए हो। इसकी जगह तुम एक काम करते, अगर तुम एक हरा ग्लास का चश्मा पहन लेते, तो शायद तुम्हें इतना खर्च नहीं करना पड़ता, इतने सबको बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल तुम अपने आप को थोड़ा बदल लेते, तो शायद तुम्हारे आँख का दर्द भी ठीक हो जाता, और दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं थी, तुम खुद को बदल लेते, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाती। ये बात, ये स्टोरी मेरे दिमाग में इस तरीके से, मेरे दिमाग में इतनी सारी घंटी बजने लगी एक साथ, हमें पूरा वो 5 साल, 6 साल हमको याद आने लगा कि हमने क्या-क्या गलतियाँ की हैं दोस्तों। हम तो बार-बार यही सोचने लगे कि अभी तक हमने किया क्या? हम तो लगातार ये लगे हुए थे कि लोगों को बदल दें। हम तो लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन लाएँ, हम अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे थे, अपने जीवन को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे थे। ये गलती मुझे उस दिन समझ में आई, और वापस हम घर आए। घर आने के बाद सबसे पहला काम हम किए, मोदी केयर के ऑफिस में गए, और वहां से करीब 5,000 से ज्यादा का प्रोडक्ट लेके आए, और सबसे पहला काम हमने किया कि मोदी केयर के जितने प्रोडक्ट्स थे, सारे प्रोडक्ट्स के ढक्कन खोल दिए। क्योंकि ढक्कन इसलिए हमने खोल दिया, सील खोल दिया, क्योंकि जब ये सील खुला होगा, ढक्कन खुला होगा, तो हमारी मजबूरी होगी इसको इस्तेमाल करना। क्योंकि जब तक वो ढक्कन बंद रहेगा, जब तक उसका सील पैक रहेगा, तो मेरे मन में होगा चलो यूज करें या ना करें। तो हमने क्या किया, उन सारे प्रोडक्ट्स के सील खोल दिए, सबके ढक्कन खोल दिए, और उस प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किए। पहले तो खुद यूज करना शुरू किए, धीरे-धीरे करके हमारे घर में भी लोग प्रोडक्ट यूज करना शुरू किए, और उस दिन से जो काम हम लोगों को बताया करते थे, लोगों को क्या करते थे, वो सब काम पहले खुद करना शुरू किए। तो सबसे पहला काम हमने शुरू किया, 100% प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू किया खुद से। उसके बाद हम खुद डेमो प्लान करना शुरू किए। पहले लोगों को बताया करते थे, आप प्लान दिखाइए, आप डेमो करिए, आप लिस्ट बनाइए। ये सब काम पहले हम खुद करना शुरू किए। हमने क्या किया, लिस्ट बनाना शुरू किया, डेमो प्लान दिखाना शुरू किया। बिलीव नहीं करिएगा दोस्तों, हम लोग मोदी केयर ऑफिस में बैठ के एक-एक दिन में 12 प्लान, 15 प्लान, 10 प्लान से भी ज़्यादा दिन भर में दिखाया करते थे, खुद से दिखाते थे, लगातार प्लान दिखाने लगे, लगातार प्रोडक्ट यूज़ करने लगे। उसका नतीजा ये मिला कि हम लोगों के बिज़नेस में फ़र्क आने लगा, मेरे इनकम में फ़र्क आने लगा, हमारी चेक बढ़ने लगी, हमारा बिज़नेस में ग्रोथ होने लगा, हमारे टाइटल बदलने लगे, हमारा जो जीवन शैली था, वो चेंज होने लगा। अब मज़ा आने लगा था दोस्तों, बिज़नेस को करने में बड़ा मज़ा आने लगा।
लेकिन एक डर जो होता है ना, जब कभी आप किसी चीज में हार जाते हैं, जब किसी चीज में आप फेल हो जाते हैं, या आपको आपके साथ कभी वो कोई घटना इस तरीके से हम लगातार अपने अपलाइन से लगातार सीखते रहे, और ये काम हम लगातार कर रहे थे, लेकिन मन में जो एक डर था, एक जो छोटी सी हिचक थी, अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस था वो नहीं आ पा रहा था, वो बिलीव नहीं आ पा रहा था। कहीं न कहीं मन में वो एक डर बार-बार सताता था कि आगे क्या होगा? फिर क्या होगा? क्योंकि पीछे बिज़नेस में थोड़ा उतार-चढ़ाव, ये तो बिज़नेस है। आप दुनिया का कोई भी व्यापार हो, दुनिया का कोई भी बिज़नेस हो, उसमें उतार-चढ़ाव तो दोस्तों आता है। और यहाँ भी थोड़ा बहुत आ रहा था, और वो बिलीव के हमारे बिलीव को, हमारे विश्वास को कभी न कभी वो डगमगा दे रहा था। उसी दरमियान एक बार दिल्ली जाने का मौका मिला, और फिर दिल्ली में एक इवेंट चल रहा था। उसमें अनूप अरोड़ा जी को कुछ दिन पहले आपने सुना होगा। अनूप अरोड़ा जी थे, और उन्होंने एक स्टोरी सुनाई। उसमें और भी लीडर्स थे, शायद उनको याद है कि नहीं वो स्टोरी हमें नहीं पता। लेकिन ये स्टोरी शायद हमें लगता है सब लोग जानते होंगे। हम आपके साथ रिपीट करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि इस जो भी चीज़ें हम आपसे बात कर रहे हैं दोस्तों, ये मेरे अपने लाइफ़ का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये स्टोरी नहीं है, एक मैसेज है जो हम आपको देना चाहते हैं। आपको कोई कहानी नहीं सुना रहे हैं, हम अपने लाइफ़ का या अपनी हकीकत बता रहे हैं, और मेरे लाइफ़ का नहीं, हमें लगता है कि यहाँ इस सभी मीटिंग में जितने भी लोग मौजूद होंगे, वो सब लोग हमसे कहीं न कहीं रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि ऐसी ही छोटी-छोटी गलतियाँ कहीं न कहीं हम सब लोग अपने लाइफ़ में कर रहे हो। तो हम आपसे के साथ वही सब बातें शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने स्टोरी के माध्यम से। तो उन्होंने एक स्टोरी सुनाई कि एक गाँव में एक धोबी रहा करता था, और उस धोबी के पास एक गधा था। और अचानक गधा क्या हुआ कि खेत में एक ऐसे ही खेत में घास चर रहा था, और चरते-चरते एक बड़े से गड्ढे में बेचारा गिर गया। जब वो गड्ढे में गिर गया, तो वो अब उस गड्ढे से बेचारा निकल नहीं सकता था। धीरे जब काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी देर हो गया, तो वो धोबी अपने गधे को खोजने लगा, खोजते-खोजते पता उसे चला कि गड्ढे में एक गधा गिरा हुआ है, तो वहाँ पहुँचा तो देखा कि हाँ, ये तो मेरा ही गधा गिरा हुआ है। बेचारा बड़ी कोशिश किया, गाँव वाले लोगों को भी बुलाया, सब लोग मिलके काफ़ी कोशिश की उस गधे को बाहर निकालने का, लेकिन वो गधा बाहर नहीं निकल पा रहा था। लास्ट में उस गाँव के कुछ लोगों ने बोला कि इस गधे को अब, ऐसे भी ये गधा बूढ़ा हो चुका है, अब इसको बाहर निकालने से भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब ज़्यादा बोझ नहीं ढो सकता है। तो क्यों ना इसको छोड़ दो इसी में, कल सुबह हम लोग यहाँ पे आएँगे, इकट्ठे होंगे, और इसको क्या करते हैं कि इस गड्ढे को मिट्टी से भर देते हैं, ताकि दूसरा कोई गधा इसमें नहीं गिरे, और ये गधा इसी में अपना रह जाएगा, मर जाएगा। अब जैसे ही उस गधे ने बेचारा इस बात को सुना, उसके अंदर वो डर सताने लगा कि अब तो ये हमें लोग मारने की बात कर रहे हैं, अब तो मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, मेरा लाइफ खत्म हो जाएगा। जैसे डर हम लोगों के अंदर सताता है दोस्तों, मेरा आगे क्या होगा? मेरा जीवन कैसा चलेगा? हम सबको सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा? हम सफल होंगे कि नहीं होंगे? ऐसा ही कुछ सब डर उस गधे के अंदर भी सताने लगा। सुबह हुआ, गाँव के लोग वहाँ इकट्ठे हुए, और सब लोग इकट्ठे होके, अब जैसे ही लोग, बेचारा गधा तो बहुत डरा हुआ था, काफ़ी सहमा हुआ था, लेकिन उसके अंदर से कहीं न कहीं ज़िंदगी जीने की इच्छा थी। वो लाइफ़ में कुछ फिर से अभी और जीवन जीना चाहता था, और दिमाग में बार-बार ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था कि भगवान एक बार मुझे बचा लो, भगवान एक बार मुझे बचा लो। और हुआ क्या कि गाँव के लोग उसके ऊपर मिट्टी फेंकना शुरू किए। जब लोग मिट्टी फेंक रहे थे, तो उसकी पीठ पे वो मिट्टी गिर रही थी। जब उस मिट्टी का वजन ज़्यादा होता था, तो गधा पीठ को हिलाता था, और जब वो पीठ को हिलाता था, तो मिट्टी नीचे गिर जाती थी। जब वो मिट्टी नीचे गिरती थी, तो गधा उसी के ऊपर पैर रख देता था। उसे भी नहीं पता चल रहा था, लेकिन वो पैर उस पे रखता जा रहा था। मिट्टी बार-बार उसके पीठ पे आ रहा था, वो मिट्टी को पीठ से झाड़ रहा था, और उसके ऊपर पैर रखता जा रहा था। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे गधा उस गड्ढे से ऊपर आना शुरू हो गया, और धीरे-धीरे वो मिट्टी नीचे गड्ढे को भरता चला गया, और गधा धीरे-धीरे ज़मीन से ऊपर आता गया, और एक समय ऐसा आया कि गधा मिट्टी उस गड्ढे से बाहर निकल गया, और वो गड्ढा भी भर गया दोस्तों। ये मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें ये सीखने का मौका मिला, हमें ये मौका मिला जानने का कि दोस्तों, कितनी भी बुरी परिस्थिति आ जाए, समस्याएँ तो आएँगी, चैलेंज तो आएगा दोस्तों। जब भी हम काम करेंगे, जब भी कुछ काम करेंगे,
तो हमें हमारे जीवन में कई सारी समस्याएं आएंगी, लेकिन मुझे अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखना होगा दोस्तों। अगर आपका एटीट्यूड अच्छा है, आपका नजरिया पॉजिटिव है, तो आप हर बाधाओं से आगे निकल सकते हैं, हर बाधा से पार हो सकते हैं। तो उस गधे की स्टोरी से मेरे जीवन में बस वो विश्वास, जो अपने ऊपर भरोसा नहीं था मुझे ये लग रहा था कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जब लोग समस्याएं गिनाते थे, लोग बोलते थे ये कैसे होगा, ये प्रोडक्ट कैसे यूज करेंगे, जो समस्याएं मेरे पास आती थी, अब हम भी अपने एटीट्यूड को मजबूत बनाने में कामयाब हो चुके थे। और वो जो समस्याएं लोग हमें दे रहे थे, हम भी अपनी पीठ को झाड़ते जा रहे थे, उन समस्याओं को अपने पैर के नीचे डालते जा रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे। और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नतीजा ये हुआ कि हम लोग मोदी केयर में कई सारे टाइटल्स को अचीव किए, धीरे धीरे इनकम भी बढ़ी, सब कुछ अच्छा हुआ। लेकिन जिस हिसाब से हम लोग काम कर रहे थे, जिस हिसाब से हम लोग मेहनत कर रहे थे, उस हिसाब से हम लोग पैसा नहीं बना पा रहे थे। टाइटल भी आ रहा था, सब कुछ हो रहा था, हम लोग प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बन चुके थे मोदी केयर में, लेकिन पैसा जो था ना, उस मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि हम लोग 3 पार्टनर थे। और जब हम लोग पूरे महीने में सारा काम करने के बाद खर्चे का और प्रॉफिट का जब हिसाब किताब करते थे, तो पता चलता था कि अपने हाथ में बहुत बड़ा पैसा नहीं आया, तो लगता था कि फिर मजा नहीं आया कुछ। और ये फिर ये फायदा क्या हुआ इतना मेहनत करने का, काम करने का, जब अपने हाथ में पैसा ही नहीं बढ़िया आ रहा। फिर हम अपने अपलाइन के पास गए, रवि सर के पास, और उनसे हमने अपनी काउंसलिंग करवाई। याद होगा रवि सर को, उन्होंने मुझे एक बात बताई। काउंसलिंग तो ऐसे रवि सर के साथ हम हमेशा किया करते थे, हमेशा उनसे बात किया करते थे। एक बार वो बोले भी थे, क्योंकि ऑलरेडी जब हम लोग पहले काम कर रहे थे, तो एक ही चीज दिमाग में था कि चलो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, खास करके इस बिजनेस प्लान के अंदर, अगर विड्थ के ऊपर काम किया जाए और डेप्थ के ऊपर काम किया जाए, तो बढ़िया पैसा बनाया जा सकता है, अच्छा इनकम बनाया जा सकता है। तो हम लोग लगातार उसी पे लगे हुए थे, लेकिन पैसा बढ़ नहीं रहा था, इनकम बढ़ नहीं रही थी। तो हम रवि सर से मिले, उनके साथ बैठे, और उनसे हमने पूछा कि सर, इनकम नहीं बढ़ रही है, सब कुछ तो बढ़िया हो रहा है, विड्थ भी बन गया है, डेप्थ भी अच्छा हो रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, लेकिन पैसा नहीं आ पा रहा है। तो रवि सर ने फिर एक स्टोरी सुनाई दोस्तों। देखिए, आज लगातार मेरे मन में कुछ कहानियां हैं जिससे हम आपको मैसेज देना चाहते हैं, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने लाइफ के बारे में दोस्तों। रवि सर ने एक मजदूर की कहानी सुनी। उन्होंने कहा कि रंजन, तुमको हम बताते हैं कि हम लोग गलती कहाँ कर जाते हैं, चूक कहाँ करते हैं। 2 मजदूर था, रोड के किनारे काम कर रहा था, एक गड्ढा कर रहा था, दूसरा उसको भर दे रहा था। एक गड्ढा कर रहा था, दूसरा उसको भर दे रहा था। काफी देर से कुछ लोग उसको देख रहे थे कि ये लोग कर क्या रहा है, एक गड्ढा कर रहा है, दूसरा भर दे रहा है, एक गड्ढा कर रहा है, दूसरा भर दे रहा है। जब वहां पे काफी देर से देखते देखते एक व्यक्ति को समझ में नहीं आया, और उसके अंदर जिज्ञासा भी है जानने की आखिर ये लोग कर क्या रहा है, तो वो लोग उस मजदूर के पास गए और जाके पूछे कि भाई, तुम लोग कर क्या रहे हो। तो उस मजदूर ने कहा कि सर, हम लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। तो उसने कहा, काम तो कर रहे हो, हम भी देख रहे हैं, बिल्कुल जैसे हम लोग भी बोलते हैं ना, हम तो अपना काम कर रहे हैं सर, हम तो डेमो दिखा ही रहे हैं, प्लान दिखा ही रहे हैं, स्ट्रक्चर तो बन ही रहा है, सब कुछ तो कर ही रहे हैं सर, लेकिन पैसा नहीं आ रहा है अपने अपने अपलाइन के पास। तो हम भी रवि सर के पास यही शिकायत लेके गए थे, यही समस्या लेके गए थे। तो उसने भी कहा कि काम तो हो रहा है, हम भी देख रहे हैं, लेकिन करना क्या चाह रहे हो तुम लोग। तो उसने कहा, सर, हम लोग 3 लोग थे, एक का काम था गड्ढा करना, दूसरे का काम था पौधा लगाना, तीसरे का काम था मिट्टी भरना, बीच वाला नहीं आया है, हम लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। अब इस स्टोरी को सुनते ही मैं आना चाहते थे, मेरे दिमाग में फट से तो हम गलती कर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ चूक कर जा रहे हैं दोस्तों। हम लोग भी ऐसी कुछ ना कुछ छोटी छोटी, देखिए, रोड पे जब हम लोग चलते हैं ना, तो बड़े बड़े गड्ढे हमें नहीं परेशान करते हैं, छोटे छोटे गड्ढे हमें ज्यादा परेशान करते हैं, जिसपे हम ध्यान नहीं देते हैं। और वो छोटे छोटे चीजें हम जिसको इग्नोर कर देते हैं, जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं, रवि सर वही हमें बताने की कोशिश कर रहे थे। रवि सर ने उस दिन हमें बताया कि रंजन, मोदी केयर के प्लान को समझो। मोदी केयर का जो बिजनेस है, विड्थ बिल्ड करने का है, और अपने जनरेशन को भी बिल्ड करने का है, जनरेशन को बिल्ड करने का है। ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं। हम पहले क्या समझते थे, विड्थ बनाने का है और डेप्थ बनाने का है। सर ने क्या बताया, विड्थ बनाने का है और अपने जनरेशन को ड्राइव करने का है। इसका मतलब क्या हुआ, मोदी केयर का प्लान जनरेशन प्लान है, और अपने जनरेशन को भी जितना ज्यादा मजबूत बनाइएगा, जितना ज्यादा उसको पैसा दिलवाइएगा, उतना ज्यादा पैसा कमाइएगा।
ये बात उस दिन मुझे समझ में आई और उस दिन से प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर का लेवल था हम लोग का, हम लोग उस दिन से लग गए कि अब अपने नीचे जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे नीचे डेप्थ में लीडर्स हैं, हमको उनके विड्थ को, उनकी चौड़ाई को भी मजबूत बनाना है, उनको भी ड्राइव करना है। और ये काम में जब से हम लोग लगे, हमारे चेक्स बढ़ने शुरू हो गए। जब हम लोग प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर लेवल पे ही थे, तो इंडिया का सबसे ज्यादा पैसा हम लोग के पास आया। इस बात की खुशी हुई क्योंकि वो छोटी सी चूक जो हम कर रहे थे, उसको नहीं सुधारे होते तो शायद ये नहीं हुआ होता। फिर जब हम लोग क्राउन बने, तो भी हम लोगों ने ऑल ओवर इंडिया का हाईएस्ट पे आउट लिया। जब हम लोग आरबीडी बने, तो हम लोगों ने हाईएस्ट पे आउट तो लिया ही लिया। हम लोग के लिए एक बड़ा सौभाग्य भी हुआ कि हम लोग एज ए आरबीडी लेवल पे हम लोग समीर मोदी एडवाइजरी काउंसिल में चुने गए, उसके सदस्य के रूप में हम लोगों को भी शामिल किया गया। ये हम लोग के लिए एक बड़ी क्या प्राउड बात है वाली सर, बात थी, हम लोग के लिए प्राउड फील कराने वाली बात थी दोस्तों। जबरदस्त सर, और जबरदस्त। हम लोग उसमें शामिल हुए। मोदी केयर के अंदर हमारी इनकम बढ़ती गई, हम लोग फिर जीबीडी भी बने। मोदी केयर के अंदर आज जीबीडी है हम लोग, और ऊपर वाले की दया से अच्छा खासा पे आउट भी आ रहा है। आज सारा खर्चा करने के बाद हम तीनों पार्टनर्स आपस में जब बांटते हैं तो अच्छी संतुष्टि भी मिलती है, अच्छा भी लगता है। संतुष्टि तो नहीं मिलती है क्योंकि अभी बहुत बड़ा गोल कर, अभी ये 2025 में जो हमने अपना गोल बनाया है, रविशर को भी हम बताना चाहते थे आज आप सबके बीच में, आप सब लोगों के साथ सामने बताना चाहते हैं। रविशर, हमारा टारगेट है, जीबीडी तो हम लोग बन चुके हैं, लेकिन मेरा गोल यही है कि 2025 आते आते हम लोग, हमारी इनकम, एलबीएन इंटरप्राइजेज की इनकम कम से कम 25 लाख रुपए महीने की हो, और कम से कम 100 से ज्यादा हमारे लोग टीम में ऐसे लोग हों जिनकी इनकम महीने की 1 लाख रुपए से ज्यादा हो। इस गोल के ऊपर, इस लक्ष्य के ऊपर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, इसके ऊपर लगातार प्रयास कर रहे हैं। और आपसे उम्मीद करते हैं रविशर कि बिल्कुल हमारे अंदर अगर कहीं भी छोटी छोटी गलतियां आपको दिखे, तो बिल्कुल फोन कॉल करके भी, ऐसे तो हम हमेशा आपसे मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी समय व्यस्तता के कारण आप समय से नहीं मिल पाते हैं, लेकिन आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमें हमेशा गाइड जरूर करें कि हम क्या क्या और सुधार करें, ताकि हम 2025 तक अपनी इनकम को 25 लाख महीने तक ले जाएं और अपने टीम में 100 लोगों को 1 लाख रुपए महीने की इनकम तक लेके जाए। दोस्तों, बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, हमने आपको कुछ कुछ छोटी छोटी बातें बताई हैं अपने बारे में, और हमको लगता है कि ये स्टोरी, ये कहानियां कभी खत्म होने वाली नहीं है। हर एक नया दिन हमारे लिए नई शुरुआत होती है, और हमें लगता है कि अगर अपने आज को बेहतर बनाए तो हमारा कल भी बहुत बढ़िया होने वाला है दोस्तों। तो हर दिन को जीना सीखना है हमें, हर दिन को एक्साइटमेंट के साथ, जोश के साथ जीना है। लाइफ में चैलेंजेस तो आएंगे, समस्याएं आएंगी, कई सारी परेशानियां आएंगी हमारे जीवन में भी। हम लोगों ने भी इस यहाँ तक पहुंचने में लगभग 6 साढ़े 6 साल हमें लगा है मोदी केयर के अंदर इस जगह तक आने में। इस बीच में कई चैलेंजेस आए हैं, लेकिन हम लोगों ने उस गधे की तरह अपने पीठ पर से उन सारी समस्याओं को हिला हिला के नीचे गिराते गए, उसके ऊपर पांव रखते गए, उसके ऊपर चढ़ते गए, और उसके सक्सेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। हम आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि आज हमारी इस स्टोरी से, आज हमारी कहानी से आप लोग भी कुछ मैसेज आपको मिला हो कि ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं हम भी अपने लाइफ में ना करें दोस्तों। चलते चलते अभी हमारे साथ गुप्ता सर भी है, हरिशंकर गुप्ता सर भी है, ये भी अपने बारे में कुछ आपसे बात करना चाहेंगे, तो हम चाहेंगे इनको भी मौका देंगे कुछ बोलने का, इनको मौका भी देंगे बात करने का। लेकिन चलते चलते हम आपसे एक लास्ट में एक छोटी सी स्टोरी और आपके साथ शेयर करना चाहते हैं दोस्तों, एक छोटी सी कहानी और हम आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों लाइफ में जैसा रवि सर भी बोलते हैं, एक्साइटमेंट का होना बड़ा जरूरी है, जोश का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना एक्साइटमेंट के, बिना जोश के बड़ा काम नहीं किया जा सकता है। जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की जा सकती, बड़ी अचीवमेंट नहीं ली जा सकती। एक गांव में दो लड़का रहा करता था, दो दोस्त थे, दोनों दोस्त काफी पक्के दोस्त थे, वो सारे काम खुद दोनों दोस्त एक साथ किया करते थे, चाहे खाना पीना, नहाना, धोना धोना नहीं सॉरी, लेकिन बाकी काम सब कुछ एक साथ किया करते थे दोस्तों। एक का उम्र था करीब 10 साल और दूसरे का उम्र करीब 5 या 6 साल था। दोनों इतने गहरे दोस्त थे कि जहां भी जाते थे एक साथ जाते थे। एक बार क्या हुआ था कि गांव के बाहर वो दोनों दोस्त खेल रहे थे, उसी जहां पे वो खेल रहे थे तो एक कुआं था, बड़ा वाला जो दोस्त था वो उस कुएं में गलती से गिर गया। अब बेचारा जो छोटा वाला दोस्त था, उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि अगल बगल कोई आदमी भी नहीं दिख रहा था जिससे वो मदद मांगता। उसे बहुत ध्यान देने पे काफी देर इधर उधर घूमने के बाद उसे एक बाल्टी और रस्सी दिखाई दी, जो बगल में रखा हुआ था कुएं के पास, जो आमतौर पे हर कुएं के पास रखा होता है पानी निकालने के लिए। वो दौड़ता हुआ उस जगह पे गया, उस रस्सी को उठाया, उस बाल्टी को उठाया और उसने जल्दी से उस बाल्टी को उस कुएं में डाल दिया, और डाल के उस दोस्त को बोला कि जल्दी से इसे पकड़ लो। उस दोस्त ने उसे पकड़ लिया और उसने उसको खींचना शुरू किया।
लगातार वो कोशिश करता रहा, खींचता गया, खींचता गया, खींचता गया, खींचता गया, खींचता गया, और उसने क्या किया, अंत तक अपनी मेहनत के द्वारा, अपने जोश के द्वारा उस दोस्त को उस गड्ढे से बाहर निकाल लिया। दोनों दोस्त बाहर निकले, गांव वापस गए। गांव में जाने के बाद लोगों से, गांव में जो भी लोग थे, जब उन लोगों ने पूछा कहाँ गए थे, कहाँ थे इतनी देर तक तुम, तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया था और ये गड्ढे में गिर गया, कुएं में गिर गया था, और फिर इसको हमने रस्सी के सहारे इसको खींचा। लोग उसकी बातों पे भरोसा नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको लग ही नहीं रहा था कि एक छोटा सा 5 साल का बच्चा इतने बड़े बच्चे को कैसे एक कुएं से बाहर निकाल सकता है। लोग बोल रहे थे तुम झूठ बोल रहे हो। कोई भी उनकी बातों पे भरोसा नहीं कर रहा था। उसके घर के लोग भी भरोसा नहीं कर रहे थे, गांव के लोग भी भरोसा नहीं कर रहे थे। और लेकिन वो अपनी कहानी यही लगातार सुना रहा था। अंत में उसके पिताजी एक गांव में ही बड़े बुजुर्ग व्यक्ति थे, उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास उस बच्चे को लेके गए कि देखिए ना, ये दोनों लोग एक कहानी ऐसे बार बार सुना रहा है और हमें लगता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि अच्छा बताओ बेटा क्या हुआ था। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ और हमने इसको कुएं से बाहर निकाला। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बोला कि बिल्कुल हो सकता है इस बच्चे ने इस लड़के को बाहर निकाला होगा। उन लोगों ने कहा ये कैसे हो सकता है, ये इतना छोटा सा बच्चा उस इतने बड़े बच्चे को गड्ढे से, कुएं से बाहर कैसे निकाल सकता है। दोस्तों, उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बोला कि इसलिए इसने बाहर उसको निकाल पाया क्योंकि उस समय इसे कोई वहां पे बताने वाला नहीं था कि बेटा तुम नहीं कर सकते हो। कोई उससे ये बताने वाला नहीं था उस बच्चे को कि बेटा ये तुमसे नहीं होगा। दोस्तों, उस समय उसको ये कोई बताने वाला नहीं था, उसको एहसास दिलाने वाला नहीं था कि बेटा तुम नहीं कर सकते हो। और उस बच्चे ने बस एक ही बात बोला, एक ही चीज लगातार बोलता रहा, यस आई कैन डू इट। अपने जोश के साथ, अपने एक्साइटमेंट के साथ वो अंदर से एक ही चीज बोल रहा था, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। लगातार ये बात बोलने जा रहा था और खींचे जा रहा था, लगातार बोले जा रहा था, खींचे जा रहा था। हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, ये लगातार बोल रहा था और खींचे जा रहा था, और अंत में उसने बाहर निकाल दिया। दोस्तों, हम लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। दोस्तों, ये जोश, ये एक्साइटमेंट और ये कर गुजरने की चाहत जब तक हमारे अंदर नहीं होगी, तब तक हम लोग अपने जीवन में कोई बड़ा गोल अचीव नहीं कर सकते हैं, बड़ा सपना अचीव नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी बातों को यहाँ पे रोकेंगे, क्योंकि हमारे साथ हरिशंकर गुप्ता सर भी हैं, और ये भी अपने लाइफ के बारे में, अपने जीवन के बारे में कुछ एक्सपीरियंस, कुछ छोटी मोटी बातें जो आपसे शेयर करना चाहेंगे, करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और एक बार फिर से धन्यवाद रवि सर और सारे लीडर्स का, जिन्होंने मुझे मौका दिया आप लोगों के साथ बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों। जबरदस्त रंजन सर, बहुत बढ़िया। वेलकम हरिशंकर सर। जी जी धन्यवाद। आज मैं आपको अपनी कहानी से अवगत कराना चाहूँगा कि हमने इस कैरियर में एक छोटी सी वीडियो मैंने पोस्ट की थी। अपने 42 साल के कैरियर को नक्शल में दिया था आपको। आज उसमें से कुछ झलकियां जो हमारे जीवन में परिवर्तन आया और परिवर्तन करने में जिन लोगों का हाथ रहा, आज उन विभूतियों का नाम मैं जरूर लूंगा। स्टार्टिंग जब मैं किया था 1978 में, हमारे घर में ही रहा करते थे विजय कुमार सिन्हा एडवोकेट, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने कहा कि हरिशंकर, अगर तुमको जीवन में कुछ करना है तो कुछ ऐसा करो कि पैसे के लिए मोहताज नहीं रहना पड़े। और उन्होंने मुझे लेके एक्सेलिंग के अंतर लेके उसकी शिक्षा दी। उसमें मैं गया, वहाँ पे 1 साल काम करने के बाद एक प्रमोशन हुआ, और दूसरे प्रमोशन के लिए मैं खड़ा था और काम कर रहा था तो नहीं हो पा रहा था। उसी समय उस कंपनी के एक बहुत बड़े बुजुर्ग 80 साल के थे, वो आए, और आने के बाद उन्होंने कहा कि देखो हरिशंकर, अगर तुमको जीवन में कुछ करना है तो तुमको ठानना पड़ेगा। तो अभी का जो समय है, तुम सेकंड लेवल पे हो, तुम आज ठान के यहाँ से जाओ कि तुमको टॉप 10 में आना है। जब तक ये ठानोगे नहीं तब तक काम होगा नहीं। और मात्र उस समय बचा हुआ था 15 दिन, जबकि मैं अपने उस टारगेट को पूरा करने में सक्षम नहीं था। उन्होंने कहा कि नहीं, तुमको आज यहाँ से शिक्षा लेके जाना पड़ेगा। होटल पाटलिपुत्रा मेरे घर के बगल में थे, उसी में ठहरे हुए थे, और सुबह सुबह हम लोग गए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, आज तुम यहाँ से बोल के जाओ, रोज बोलना कि हमको टॉप 10 में आना है, हमको टॉप 10 में आना है। और मुझे यह कसम दिला करके वहाँ से उन्होंने भेजा। और उसके बाद हम चले आए। हमारे जो सीनियर थे एडवोकेट साहब, उनको वहाँ पर रोक लिया, बोले कि उनको हिदायत दिया कि आप पूरे टीम को छोड़ के इनके पीछे लगिए, काम कीजिए और इनको टॉप 10 में लाना है। और दोस्तों, उस 15 दिन में चमत्कार हो गया। 5 दिन कंपनी की तरफ से मुझे और मिल गया और मैं टॉप 10 में आया।
उसी दिन मैंने ये मान लिया कि जब तक हम ठानेंगे नहीं, जैसा कि अभी रंजन सर ने कहा कि ठानना सबसे बड़ी जरूरी है, मान लिया तो सारा काम हो गया। जिस दिन ठान लिया उससे सब काम हो गया। उसी दिन से मैं वह काम में लग गया और हर समय अपने जीवन में ऊंचाई पे पहुंचा। लेकिन जब ऊंचाई पे पहुंचता था, जब आराम करने की समय आती थी, उस समय वह कंपनी हमको धोखा देती चली गई। मैं सड़क पे आ गया। कई बार ऐसा हुआ हमारे लाइफ में, लेकिन हमने उस चीज को मान लिया था कि नहीं, मुझे तो सफल होना है, मुझे नौकरी नहीं करना है। मैंने नौकरी नहीं इसलिए किया, मेरे पिताजी नौकरी किया करते थे, बहुत अच्छे पोस्ट पर थे, लेकिन हम लोग 9 भाई बहन थे और सब लोग कैसे अपना जीवन गुजारे मैं वो हम ही लोग बता सकते हैं। एक और दोनों हम दोनों मित्रों में, मतलब रंजन से में हमारे दोनों में जो है एक और खासियत ये है, इनके पिताजी और मेरे पिताजी दोनों एक साथ जो है बांकीपुर पोस्ट ऑफिस में थे। हमारे पिताजी वहाँ पे हेड पोस्ट मास्टर थे और इनके पिताजी वहाँ पे सब पोस्ट मास्टर थे। मैं तो दोनों वहाँ भी साथ में थे। फिर हम लोग भगवान ऊपर वाले भगवान ने हम लोग को मिला दिया और एक साथ हो गए। जब आगे बात हुआ, उनके घर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी पोस्ट ऑफिस में थे और बांकीपुर में थे। मैंने कहा चलिए ठीक है, तब तो हम लोग की पुरानी दोस्ती है, अब हम लोग जन्म जन्मांतर का साथ हो गया है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। हम जीवन में बहुत ठोकर खा चुके हैं और लेकिन हम कभी भी हार नहीं माने हैं जीवन में। क्योंकि मुझे एक कहानी, एक हमारे ही जो विजय बाबू थे, हमारे विजय कुमार सिन्हा साहब, उन्होंने कहा था कि देखा हरिशंकर, ये नीम के पेड़ बानू, हम लोग घर के बगल में नीम का पेड़ था, तो नीम के पेड़ बानू जब तक ये पेड़ बा, बहुत बड़ा दरख्त बा, लोग एक चौड़े में घबराला, हाँ घबराला। तो उसी समय कुछ ही दिन के बाद हाईकोर्ट के पास बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे बेली रोड में, और आंधी आई थी और एक बहुत बड़ा वृक्ष जो है वहां से गिर गया था। और दूसरे दिन क्या हुआ, वहां पे सारे लोग जो कभी उस पर चढ़ नहीं पाए थे, उस पर जो है कुल्हाड़ी लेकर के कोई डाली काट रहा है, कोई टहनी काट रहा है, कोई तना काट रहा है। इनके देखा हरिशंकर, जब तक तू खड़ा रहबा तब तक कोई तोहरा के ना काटी, और जहाँ गिरला कि 75 गो आदमी आ जाई तारा नोचे खातिर। इसलिए हमेशा जो है खड़ा रह के कोशिश करिए। आपन मतलब अपना दुख किसी को नहीं बताना है, स्ट्रगल करना है और जीतना है। वही हम लोग किए और करते 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 मैं इधर उधर भटकते भटकते, इसके पहली वाली कंपनी में हम लोग दोनों आदमी साथ हुए थे। वहीं से हम लोग ने एक निर्णय लिया, जब वो कंपनी भी हम लोग को धोखा दे दी। उस कंपनी में भी हम जो है सो महीने का 1 लाख कमाते थे, लेकिन जानते हैं बच्चों को पढ़ाना था, सब कुछ करना था। हमारे 2 बच्चे थे, एक बेटा इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, बेटी हमारी डीएमएस कॉलेज में थी। उन लोग को अच्छा एजुकेशन में हमको बहुत खर्च होता था, लेकिन मैंने एक भी लोगों से अपने जीवन में किसी से कर्जा नहीं मांगा, अपने किसी भी रिलेटिव के पास हाथ पसारने नहीं गए और अपने मेहनत और कम से दोनों का खड़ा कर। जब उन लोग की शादी ब्याह हो गई थी, उसी समय जो है यहाँ प्रस्ताव आया था मोदी केयर का, और मोदी केयर में पहले कर चुका था। तो उस समय जब प्रस्ताव आया और मोदी केयर के उस स्वरूप को देखा, तो हम लोग कहा कि चलिए अब यहाँ इसमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसा वट वृक्ष है जो पिछले 22 साल से खड़ी है और ये हमेशा जो है लोगों को पेमेंट कर रही है। अपने अभाव में भी यह कंपनी के एम्प्लॉय को पैसा नहीं रोकती है, कमीशन नहीं रोकती है। इसलिए इस वृक्ष के नीचे चलना चाहिए और यहाँ पे खजाना मिलेगा। धन्यवाद समीर मोदी साहब का, जिन्होंने इस कंपनी को इतना बढ़िया खींच करके रखा और हम लोग उसमें हाथ लगाए और काम करना शुरू किए। परेशानी तो हुई दोस्तों, क्योंकि पैसे थे नहीं, लेकिन हम लोग मोटरसाइकिल से घूमते थे और कभी हिम्मत नहीं हारते थे। हमारे रंजन सर कभी कभी घबरा भी जाते थे कि सर ऐसे कैसे काम चलेगा, बच्चे हमारे छोटे हैं, आपका तो हो गया, हमकी चिंता मत कीजिए, हम साथ हैं आपके, ना हम गिरेंगे आपको ना किसी को गिरने देंगे। और हम निश्चय लिए। उसी पीरियड में हमारा बेटा पूना में था, एक बार जाने का मौका मिला वहाँ, हम वहाँ चले गए 1 महीना के लिए। तो उस समय कुछ लोगों का जो है सो कनेक्ट मैगजीन में चेक वगैरह आया हुआ था, वो सब देख रहे थे। मैं उसमें एक व्यक्ति थे जिसमें 7 आदमी मिल करके महीने का 7 लाख कमा रहे थे उसी दिन। उस समय हम लोग का इनकम लगभग एक 1.25 लाख के आसपास था। तो वहां से हमने फोन किया निश्चल जी को कि अब चिंता मत कीजिए, हमने टारगेट बना लिया, बहुत जल्द हम लोग उस लेवल पे पहुंचेंगे। और पहुंच गए। 3 साल मुश्किल से लगा,
और वहां पे पहुंच गए तो काफी अच्छा से पहुंचे, क्योंकि हम तो क्रिएशन करते हैं लेकिन सींचने का काम हमारे रंजन सर करते हैं। और जितना ढंग से उन्होंने पूरे टीम को लेकर के चले, एक सूत में बांध करके चले हैं, उतना मैं भी नहीं चल सकता था। तो हम लोग तीनों आदमी का सब एक इकट्ठा प्रयास जो है, आज जो है एलबीएन को एक इंडिया लेवल में हम लोग का नाम बना दिया है, हम लोग का पहचान बना दिया है। तो दोस्तों, और कहानी और जिन जीवन में उतार चढ़ाव काफी रहा है, मैं भी कभी ऐसा था कि 100 रुपया के लिए मैं सोचा करता था कि कैसे हमारा 100 रुपया आएगा, आज कि घर का खाना चलेगा, खुराक चलेगा। उस जीवन को मैंने देखा है मैं, और मैं उस समय से काम कर रहा हूँ जिस समय रवि जी और हमारे रंजन जी बहुत छोटे थे। और रवि सर के घर के बगल में हमारे दोस्त के एक बड़े भैया रहा करते थे, जो उनका मेडिसिन का जो है फैक्ट्री था, वही लोहानीपुर में। अब मैं उनके यहाँ बराबर जाता था, मैं देखता था इन लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को। मैं अपना बचपन याद किया करता था, लेकिन क्या करें, हम तो लगे हुए थे अपने बच्चों को पालने में, अपने करियर बनाने में। तो हमने जीवन का वह सुख कभी नहीं लिया, लेकिन आज मैं सुख ले रहा हूँ, क्योंकि हमारे दोनों बच्चे बहुत अच्छे से हैं, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। और मैं भी अपने यहाँ जीवन का आनंद ले रहा हूँ। जो सोच करके हमने ये मोदी केयर को पुनः स्टार्ट किया था, आज वो सफल हो रहा है। और अभी अभी हमारे रंजन सर ने कहा कि 2025 में 25 लाख रुपया कमाएंगे, तो ये 25 लाख रुपया उनका अपना है। कहने का मतलब हम लोग का जो टारगेट बना हुआ है, वो टारगेट ये है कि 2025 में 1 करोड़ कमाएंगे, 25 लाख खर्च करेंगे, 25-25 लाख तीनों दोस्त लेंगे। यही निर्णय के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। अब रवि सर, ये जिम्मेदारी आपकी है कि हम लोग कैसे इसको पूरा करें और क्या करें इसके लिए, ये सब गाइडलाइन आप ही को देना है मैं, और हम लोग तो उसका पालन करने के लिए तैयार हैं। जब जब आपने कहा कि अब रैंक चेंज होना चाहिए, तो हमने पूरी शक्ति लगाई और रैंक को चेंज किया। बोलिए सर, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? तो आपके गाइडलाइन हमको हमेशा चाहिए। यस मैं और हम तीनों आदमी मिल करके उस पर चलना शुरू करेंगे। जब कभी भी दिक्कत होती है, हम लोग एक दूसरे को मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, और किसी को कभी दुख नहीं होने देते हैं। किसी को जो है मन में या कोई विचार नहीं आने देते हैं, निगेटिव विचार आने नहीं देते हैं, क्योंकि मैं निगेटिव को बहुत दूर रखता हूँ, हमेशा पॉजिटिव के साथ रहता हूँ। इसलिए आज यहाँ पर मैं हूँ। मैं सब लोगों को कहता हूँ, एक ही बात कहता हूँ, अपने जीवन के जो अनुभव किया है, कटु और सत्य जो अनुभव किया, उसमें एक ही बात कहा है कि कभी भी हार मानने की जरूरत नहीं है, और जम करके लगना है, मेहनत करना है। क्योंकि नाधा तो आधा और आधा तो साधा, यह पुरानी हमारे कहावत में कहा हुआ है। इसलिए आप नाचना शुरू कीजिए। जैसा कि मीटिंग में सब लोगों को कहा जाता है, भाई आप जो है मिशन 10 स्टार्ट कीजिए, उसको नीचे 3-3 आदमी को लेकर के आइए, तो वो सारे लोग के पीछे काम कीजिए। और जब उन लोगों के पीछे काम कीजिएगा, उनका इनकम आएगा उनके पास, तो आपका अपने इनकम के बारे में कभी सोचना नहीं पड़ेगा, और बहुत तेजी से जो है आपका विकास होगा। मैं दिन दूनी रात चौगनी अगर कमाना है तो आपको दिन दूना रात चौगना अपने नीचे वालों को, अपने जो पार्टनर हैं, उन पार्टनर के बीच में उनके इनकम के ऊपर ध्यान रख करके आपको काम करना है। जो हम लोग कर रहे हैं वही आप लोग कीजिए। बस इतना ही कहेंगे ना कि भाई हम 3 आदमी हैं, तो 3 नहीं है, बल्कि 300 नहीं है, 3000 नहीं है, 3 लाख हैं हम लोग, 3 करोड़ हैं और तीन हीरे हैं जो रवि सर को मिले हुए हैं। धन्यवाद इसके लिए। और बहुत कुछ है लेकिन अब विशेष फिर कभी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत देर से बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं तो हमारे पास तो कहानी अनंत है, और उस अनंत का जो है अंत नहीं हो सकता है आज। इसलिए मैं आज अपनी वाणी को ही विराम दूंगा, और आप लोग को बस एक ही शुभकामना के साथ कि सारे लोग 2025 में जो हमारी बात सुन रहे हैं, आज से 10 टाइम्स, 20 टाइम्स और 40 टाइम्स नहीं, 100 टाइम्स इनकम को आगे ले जाइए। बस यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। थैंक यू।